हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं, सॉरी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आपके लगभग 10 से 15 हैं वो, यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कथन और कारण से क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कथन और कारण से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर दीजिए और इस तरीके से पढ़िए कि ये दो ऑप्शन हैं आपके। कहता है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा तो आपको नज़र आया, क्या नज़र आया बेटा, कि यहाँ पे रूढ़िवादिता नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? रूढ़िवादिता नज़र आ रही है। यानी कि किसी एक बॉय और गर्ल्स में से किसी एक को बताना अच्छा, किसी एक को बताना बुरा, ये रूढ़िवादिता को दिखाता है। यानी कि लड़कियाँ केवल बीए कर सकती हैं, लड़के मैथ ले सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना। तो यही वाला ऑप्शन कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं, रूढ़िवादिता को नज़र आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। वैसे ये ऑप्शन है ही नहीं, मैंने कहा कि इग्नोर करके पढ़ना है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, रूढ़िवादिता को नज़र आता है। तो देखो, ऑप्शन हो गया आपका ए और डी दोनों गलत हैं। यदि इनमें से कोई एक भी सही होता है, यदि देखो फिर से स्टार्ट करता हूँ, यदि इन दोनों में से कोई भी, देखो यदि इनमें से कोई भी अगर ये वाला ठीक होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि शब्द जोड़ देते। क्या जोड़ देते? क्योंकि। और क्योंकि के बाद ये वाला कारण पढ़ते। अगर क्योंकि के बाद ये इसका उत्तर दे देता तो ये इसका कारण होता, और उत्तर अगर नहीं देता तो कारण नहीं होता। तो फिलहाल अभी तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भ अभिकरण, या पाठ्यपुस्तकों को रट कर याद करना। ये तो वैसे गलत हो जाएगा आपका। एक मानक बना देना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या कहती है? इसने किस पर बल दिया है? लचीलेपन पर बल दिया है, ठीक है बेटा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है NEP, ये कितने वर्ष पुरानी है बेटा? ये 34 वर्ष पुरानी 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो शिक्षा नीति थी, इसको क्या की गई है? प्रस्तावित की गई है। इस शिक्षा नीति का गठन बेटा वर्ष कब हुआ था? 2017 में हुआ था। कब हुआ था गठन इसका? 2017 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था बेटा इसका गठन? किसके द्वारा हुआ था इसका गठन बेटा? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा की अध्यक्षता में किया गया था। ये शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, है ना, वहनीयता, आसान पहुंच, जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ठीक है, जो मूल्यांकन का केंद्र है वो क्या होना चाहिए? कहता है अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना चाहिए। ये तो गलत हो गया कि बच्चे, मैंने बताया था आप लोगों को कि बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है। ये तो कह रहे हैं कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक चित्र बनाइए कि बताइए कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, है ना। दूसरा कहता है कि कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण करना। फिर मैंने बताया गलाकाट प्रतियोगिता, और गलाकाट प्रतियोगिता के साथ साथ प्रदर्शन नहीं चलेगा कि बच्चों के बीच में तुलना कर रहे हो आप। तुलना नहीं करना है आपको। एक मानक वर्ग में बच्चों में लेवलिंग करना, देखो फिर से वही आ गया, मानक बनाकर लेबल कर देना नहीं होगा। हम अपने उत्तर तक खुद ही से पहुँच गए। क्या कि अधिगमकर्ता क्या पर कैसे सीख रहा है, इसका अगर आप वर्णन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव नज़र आएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है?
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है। कहता है बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देने व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, ठीक है, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है बेटा, तो 14 का आपको उत्तर देना। देखो बच्चों का आपस में चर्चा करना बेटा, अगर मैं कहूँ कि बच्चों की बैठने की व्यवस्था, रचनावादी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, केवल शब्द आ गया, टैग वर्ड से कट गया, स्मरण कट गया। तो अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। फिर भी मैं इसकी व्याख्या करता हूं बेटा कि बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने तथा प्रकाश संबंधित चर्चा करने आदि की क्या स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, जब बच्चे समूह में चर्चा करते हैं बेटा तो क्या होता है, उनके बीच में सामाजिक कला का विकास होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। बेटा समालोचनात्मक सोच तभी बढ़ावा होगी जब हमारा प्रश्न कैसा होगा, अपसारी होगा। कैसा होगा, अपसारी होगा, यानी कि खुला अंत वाला होगा। कैसा होगा बेटा, खुला अंत वाला होगा। ठीक है, जैसे कि इसके एक ही पहलू के, एक ही चीज़ के कई पहलू होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बताओ बेटा कि कितने और कितने 10 होते हैं, तो आप कहोगे सर कि 10 और 0 10 होते हैं, 10 और 9 और 1 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ही उत्तर हो जाते हैं। यदि बंद अंत वाले की हम बात करें, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं बेटा, अभिसारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैं बोलूँगा बताओ बेटा 2 और 2 कितने हुए, तो आपका वो 4 हुए, यानी कि केवल एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाना, एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाना। ठीक है, फिलहाल हमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण बताना है, तो चौरों में से हम बताते हैं। ठीक है, कहता है कि 325 और 486 को जमा करो। वही वाला उत्तर क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों को ऐड करना है, तो उत्तर एक ही मिलेगा, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। कहता है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका एक ही उत्तर तो होगा कि हाँ भाई सन इतने में, सन इतने में। कहता है शोषण को परिभाषित कीजिए। परिभाषा शब्द वैसे ही गलत है और केवल शोषण को परिभाषित करना है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, एक ही उत्तर होगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय बताइए। तो यहाँ इस क्वेश्चन इस ऑप्शन में क्या होगा, बच्चा कई तरीके से बता सकता है और हर बच्चा अलग अलग बताएगा। यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, वो 4 कहेगा। दूसरे से पूछूंगा तब भी वो 4 कहेगा। लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा जो कहता है इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। अगर आप 4 बच्चों से पूछेंगे 4 अलग अलग देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है बेटा, कहता है विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, विभेदीकरण को आपको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आकलन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित नहीं करना है, निगेटिव शब्द काट दीजिए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं, नहीं ही शब्द आ गया। देखो जोर दे के बात किया जा रहा है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह बांट देना। मैंने बताया बच्चों को समूह में बांटना ही नहीं है आपको, और ये ऑप्शन आपको बार बार देखने को मिल रहा है। देखो एक ही ऑप्शन बचता है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना। अब कहोगे सर विभेदी आकलन समझ नहीं आ रहा है। बेटा विद्यार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे, देखो विविधता एवं विभिन्नता परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करना, सभी को समान रूप से सीखने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना आदि विद्यालयों में समावेशन संस्कृति को दर्शाते हैं। समझ गए, विविधता का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि यदि विविध संस्कृति से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग संस्कृति से, तो आप टीचर होने के नाते उसमें से ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप किस में से बचेंगे। कहता है चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लाना, ये तो ऑप्शन ठीक है, उदाहरण से आप पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग अलग संस्कृति होगी, ये ऑप्शन ठीक है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शैली का विकसित करेंगे, ये बिल्कुल सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए यानी कि हर संस्कृति को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे, उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शैली का विकसित करेंगे, जिससे कि किसी भी संस्कृति से आए बच्चों को परेशानी ना हो।
विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं का साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, देखते हैं फिर भी। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देंगे, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो यानी कि 3 ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है। इससे हम क्या करेंगे, है तो बचेंगे। अब कैसे बचेंगे, देखो समझ लो। देखो, शिक्षक को सदैव किसी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली विकसित करनी चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विद्यार्थी को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति तथा संस्कृति को बढ़ावा देना आदि कार्य करने चाहिए। यानी कि मैंने थोड़ा सा क्या बता दिया, गलत बता दिया है आपको 18 का। प्रभावी संस्कृति, उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षा शैली को विकसित करना, यही वाला गलत लग रहा है, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, अरे फिर से 18 आ गया, शायद वो 17 क्वेश्चन था। देखो, निम्नलिखित में से किससे होगा, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करना तथा उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। ठीक है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। ठीक है बेटा, गुणज वैफल्य बेटा किससे होता है, ये गणित से संबंधित विकार होता है। लेखन वैफल्य जो होता है, लिखने से संबंधित विकार होता है। गति समन्वय होगा नहीं, जबकि वाचन एवं वैकल्य आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सबल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो 19 का आपको बताना है किससे बचना महत्वपूर्ण होता है। कहता है कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ठीक है, विद्यालय के सभी छात्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना, बैठक की व्याख्या में उचित समायोजन करना। अब आपको लगता होगा सर बैठक की व्याख्या में उचित समायोजन करना यही वाला ऑप्शन होगा, नहीं। हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि गतिक दिव्यांगता यानी कि चलने में जैसे परेशानी है, उसके लिए आपको निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ये बताना है आपको। बेटा अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि आप क्लास को ऊपर वाली मंजिल में लगा देंगे और आपके पास ऊपर जाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि गतिक दिव्यांगता वाला बच्चा जा सकता है, लिफ्ट का आपने इंतज़ाम कराया ही नहीं है, अब बच्चा ऊपर कैसे जाएगा, ये बताइए आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, आपने दूसरी मंजिल पर लगा दिए, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, तो भैया जी बताइए जो पैर से दिव्यांगता बालक है वो ऊपर कैसे जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ए होगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। सृजनात्मक की बात कर रहा है, कहता है उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। एक ही क्वेश्चन मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था अभिसारी का मतलब क्या होता है, बंद अंत वाला, यानी कि इसका एक ही उत्तर होगा, बाकी ये वाले आपके ठीक हैं सब। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।